बोला था कॉलेज में जाके क्लासेस अटेंड कर लो, लेकिन नहीं, हमको तो बंक मारना है। तो क्लासेस अटेंड नहीं करी, इसी वजह से तो यहाँ पे बैठे हुए हो। खैर कोई नहीं, भाई आया एक्सप्लेन करके जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में, जो कि हमको डाइवोर्स के बारे में बताता है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, या आप रिकॉल भी कह सकते हो कि हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि हिंदू कौन होते हैं, उसके बाद ये वाला एक्ट किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, फिर कुछ कंडीशंस जो कि एक हिंदू मैरिज के लिए ज़रूरी हैं, कुछ सेरेमनीज जो कि हिंदू मैरिज में फॉलो करी जानी चाहिए, उसके बाद रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की रेमेडी को समझा, फिर वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस देख ली। अब हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स के बारे में। अब डाइवोर्स कोई नई चीज़ नहीं है। अब जैसे आपने अभी तक वॉइड वॉइडेबल मैरिजेस सुना होगा, आप सोच रहे हो भाई ये क्या चीज़ है, पढ़ने से पहले आपको यही लगा होगा। बट डाइवोर्स एक ऐसी चीज़ है जो आप बचपन से सुनते आ रहे होगे। अब चाहे आपने वो किसी टीवी सीरियल के अंदर सुना हो, या फिर आपने अपने रिश्तेदारों में किसी को बात करते हुए सुना हो, या किसी का डाइवोर्स होते हुए देखा हो। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है और एक बहुत सिंपल सी, एक बहुत क्लियर रेमेडी है एक मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। इसको डाइवोर्स कहते हैं सिंपल शब्दों में। अब डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि हमको सेक्शन 13 के अंदर बताए गए हैं। अब वो डाइवोर्स के ग्राउंड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ, इससे पहले आपको मैं एक छोटा सा टाइम देना चाहूँगा। अब इस टाइम के अंदर आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे जाके कमेंट्स में गेस करना है कि आपके अकॉर्डिंगली किन किन ग्राउंड्स के ऊपर डाइवोर्स हो सकता है। और उसके बाद आप लोग क्रॉस चेक करके देखना मेरी वीडियो के थ्रू कि आपने कितना सही गेस करा और कितना गलत गेस करा। कर लिया कमेंट? अब इसके बाद हम इस सेक्शन को शुरू करते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले बताया हुआ है एनी मैरिज सॉल्मनाइज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी कि ये एक्ट कब आया था? 1955 के अंदर आया था। अब ये वाला जो सेक्शन है पर्टिकुलरली, ये उन दोनों मैरिजेस के ऊपर इफेक्ट करता है जो 1955 में इस एक्ट के आने से पहले हुई हो, या फिर जो 1955 में इस एक्ट के आने के बाद की मैरिजेस हो। ये वाला सेक्शन उन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब इसके अंदर ग्राउंड्स क्या क्या बताए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमको ग्राउंड बताया गया है एडल्ट्री का, यानी कि दोनों में से कोई भी एक पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स में, वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ। यानी कि अगर वाइफ है तो वो किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो अपने हस्बैंड को छोड़ के, या हस्बैंड है तो वो वाइफ को छोड़ के किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो। तो ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। इसके बाद आ जाता है क्रूएलिटी का ग्राउंड। क्रूएलिटी बेसिकली मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरीके से आप काउंट कर सकते हो। यानी कि टॉर्चर करना, किसी को परेशान करना। आप मारपीट करके फिजिकल क्रूएलिटी कर सकते हो, मतलब आप करना मत, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्रूएलिटी को काउंट करा जाता है। तो मारपीट करना या फिर टॉर्चर करना किसी को मेंटली, कोई ऐसी बात बोलना जो किसी को परेशान कर रही हो, हैरेस करना किसी को, ये सारी एक क्रूएलिटी के ग्राउंड के अंदर आ जाती है। और आगे आप डीप स्टडी के अंदर इसको अच्छे से समझ सकते हो, बट फिलहाल समझाने के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा डेजर्शन का ग्राउंड। डेजर्शन के अंदर हमको बताया गया है कि दोनों में से कोई भी एक पार्टनर अपने पार्टनर को छोड़ के चला गया हो और 2 साल हो चुके हैं उस चीज़ को कम से कम। यानी कि वो 2 साल से न एक दूसरे के टच में ही ना हो, बिल्कुल ही अलग रह रहे हो, ना कॉन्टैक्ट हो, कुछ भी ना हो, और इस चीज़ को 2 साल हो चुके हो कम से कम। अगर 2 साल से एक भी दिन कम है तो आप नहीं डाल सकते डेजर्शन के ग्राउंड पे डाइवोर्स पिटीशन। तो 2 साल पूरे होने चाहिए, उसके बाद आप डाल सकते हो डेजर्शन के ग्राउंड पे। इसके बाद हमको बताया गया है हिंदू रिलीजन ही छोड़ दिया हो किसी एक पार्टनर ने। अब भाई हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हम किस मैरिज की बात करते हैं? हिंदू मैरिज की बात करते हैं। हिंदू मैरिज के अंदर क्या ज़रूरी है? दोनों पार्टीज़ का हिंदू होना ज़रूरी है। अब दोनों में से कोई एक पार्टी हिंदू रिलीजन ही छोड़ देगी तो फिर वो हिंदू मैरिज कैसे, सही नहीं बैठ रहा ना फिर। तो ये भी एक ग्राउंड बनता है कि जब दोनों में से कोई भी एक पार्टी हिंदू रिलीजन को ही छोड़ दे कन्वर्जन के थ्रू, तो आप उसके बेसिस पर डाइवोर्स ले सकते हो। इसके बाद आपका आ जाता है अनसाउंड माइंड एंड मेंटल डिसऑर्डर्स का ग्राउंड। ये आपने पहले भी वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है, लेकिन शॉर्ट में आपको मैं अभी भी बता देता हूँ कि अगर किसी पार्टनर को अनसाउंड माइंड ऐसा हो चुका हो कि वो इनक्योरेबल फॉर्म का हो जाए, यानी कि दिमाग की कमी इस तरीके की हो जाए कि भाई अब वो ठीक ही नहीं हो सकता, या फिर मेंटल डिसऑर्डर इस एक्सटेंट का हो जाए कि उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, कि भाई उसे अटैक्स ऑफ इंसैनिटी आने लगे, या फिर कोई मतलब बहुत सीरियस डिसऑर्डर हो जाए, उसके साथ रहना मतलब रिजाइड करना बहुत दिक्कत हो जाए, एक घर के अंदर आप उसके साथ रह ही नहीं सकते, इतना सीरियस है वो डिसऑर्डर, तो वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। इसके बाद हमको बताया गया लेप्रोसी के बारे में। यानी कि किसी भी एक पार्टनर को एक कम्युनिकेबल फॉर्म का लेप्रोसी हो जाए। मतलब लेप्रोसी होता है छुआछूत की बीमारी जो छूने से फैलती है और उससे स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब जो भी छुआछूत की बीमारियां होती हैं, आपने बचपन में गेम खेला होगा ना, वही वाली। तो अगर आपके पार्टनर को सीरियसली वो है तो वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड है। और उसके बाद
वेनरल डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है, जो इनक्योरेबल और कम्युनिकेबल फॉर्म का वेनरल डिजीज़ हो जाए आपके पार्टनर को, तो वो भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। वेनरल डिजीज़ हो जाते हैं जो सेक्सुअल डिसीज़ होते हैं, जैसे कि आपका एसटीडी हो गया या फिर एड्स और ये सब हो गए, ये वेनरल डिसीज़ के अंदर आ जाते हैं। अगर पार्टनर को ये हो जाए तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। अब इसके बाद हमको दो चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, एक जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। और इसके अंदर हमको ये बताया हुआ है कि जब कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे दी हो और उसके बाद उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया हो अलग रहते हुए दोनों पार्टीज़ को, या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री पास हो गई हो, उसके बावजूद जो दूसरा पार्टनर है जो दूर रह रहा था वो तब भी कॉन्टिन्यूसली दूर रहे जाए और उसे 1 साल हो जाए, तो तब भी वो डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। अब दोनों को एक बारी फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। जुडिशियल सेपरेशन होता है जब आप डाइवोर्स के ग्राउंड पे ही एक डिक्री ले लेते हो कोर्ट से अलग रहने की, जिससे आप एक छत के नीचे अलग तो रह सकते हो बट हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये भी डाइवोर्स के ग्राउंड पे ही होता है, बट इससे मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है कम्प्लीटली और आप ऑन पेपर्स हस्बैंड एंड वाइफ ही रहते हैं। और उसके बाद रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के अंदर क्या था, ये भी मैं आपको एक क्विक रिकॉल दे देता हूँ। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को विदाउट एनी रीजनेबल कॉज छोड़ के चली जाए और उससे अलग रहने लगे, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है यानी कि जो दुखी पार्टी है वो कोर्ट के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री के लिए मांग कर सकती है, पिटीशन डाल सकती है, और कोर्ट जैसा उसे सही लगे तो वो जो दूसरी पार्टी जो छोड़ के गई हुई है ना उसे बोल सकती है कि भाई तुम इसके साथ आके रहो। तो इन केस अगर कोर्ट को सही लगा, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई इसके साथ आके रहो, ये बोल रहा है भाई तुम इसके साथ बिना किसी रीज़न के दूर रह रहे हो, और उसके बाद भी जो पार्टी दूर रह रही थी वो तब भी उसके साथ आके ना रहने लगे और इस चीज़ को 1 साल हो जाए उसके बाद भी, डिग्री पास होने के बाद भी, तो ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। सिमिलरली इन जुडिशियल सेपरेशन, जब कोर्ट ने बोल दिया कि भाई अब आपका जुडिशियल सेपरेशन हो गया है और आप अब अलग रह सकते हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद उन दोनों पार्टीज़ को अलग रहते हुए 1 साल या उससे ज़्यादा हो जाए, तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। इन दोनों में ही है ये। अब इसके बाद हमको बताया हुआ है कि दोनों में से किसी भी एक पार्टी ने संन्यास ले लिया हो, यानी कि बाय एंटरिंग इन एनी रिलीजियस ऑर्डर ही और शी हैज़ अनाउंस्ड द वर्ल्ड, तो इसके अंदर भी आप डाइवोर्स ले सकते हो उस बंदे से। और इसके बाद हमको बताया हुआ है कि 7 साल हो गए हो और उस बंदे का पता ही ना हो किसी को कि कहाँ है, मर गया, जी गया, क्या कर रहा है, और ये बात उनको भी ना पता हो जिनसे वो रेगुलर कॉन्टैक्ट में था, उन लोगों को भी ना पता हो कि भाई वो जिंदा है, उसकी खबर नहीं सुनी उन्होंने बहुत टाइम से, 7 साल हो गया। तो ऐसे केस के अंदर भी आप उस बंदे से डाइवोर्स ले सकते हो। अब इसके बाद कुछ रेमेडी स्पेशली वाइफ के लिए बताई हुई है, जिसके अंदर बताया है कि अब ये उन केसेस के लिए है जैसे कि जो शादी इस एक्ट के कमेंस होने से पहले की हो और हस्बैंड जो है वो पहले से एक शादी करके रह रहा हो और उसके बाद वो दूसरी शादी कर ले, तो जो दूसरी वाइफ है वो भाई डाइवोर्स ले सकती है बागामी के ऊपर कि भाई इसने पहले से शादी कर रखी थी और इसने फिर एक और शादी कर ली, और जो पहले वाली वाइफ थी वो भी डाइवोर्स ले सकती है ये बोल के कि मेरे से इसने पहले से शादी कर रखी थी और इसने फिर से एक और शादी कर ली। तो भाई इन बोथ द केसेस द वाइफ्स कैन टेक डाइवोर्स। अब इसके बाद जो दूसरा स्पेशल ग्राउंड है वाइफ के लिए वो ये भी है कि जो हस्बैंड है वो बाद में गिल्टी हो जाए किसी सीरियस क्राइम के लिए, जैसे कि इसके अंदर स्पेसिफाई करा हुआ है रेप, सोडोमी या फिर मर्डर, इन सब चीज़ों के लिए भाई उसने ऐसा कर दिया हो शादी के बाद और वाइफ को अब उसके साथ नहीं रहना, भाई वो क्रिमिनल है क्योंकि, तो वो इस ग्राउंड पे भी ले सकती है डाइवोर्स, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड ने भाई रेप कर दिया या फिर मर्डर कर दिया किसी का, तो मुझे नहीं रहना इसके साथ, ये भी एक ग्राउंड है। अब इसके बाद वाइफ के लिए एक और स्पेशल ग्राउंड बताया हुआ है कि अगर उसकी शादी तब हो गई हो जब वो 15 साल या उससे छोटी थी, और अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने साल की हो या और उनकी मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई हो या ना हुई हो, वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अब मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बट अगर उस लड़की की शादी तब हुई हो जब वो 15 साल की थी या उससे कम थी, तो वो डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। वो मेजॉरिटी अटेन करने के बाद डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से, ये बोल के कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 15 से छोटी उम्र की थी, तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जो कि हमें बताए गए हैं 13 के अंदर। अब इसके बाद 13A और 13B भी है जो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आप इन अच्छे से समझ लो यार ये जितने भी ग्राउंड्स थे। अब इसके बाद डाइवोर्स के कुछ अलग अलग तरीके भी है जो 13A और 13B में हमें बताए हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा। बाकी इससे लेके कुछ भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने भाई बंधुओं के साथ और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।